गुड मॉर्निंग साथियों। तो आज हम लोग देखेंगे 70 प्रश्न 70 क्वेश्चंस देखेंगे। हम लोग 70 प्रश्न देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो या तो बीपीएससी में आए हैं या बिहार सचिवालय में आए हैं। तो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं ये, और बिहार स्पेशल ज़्यादा है, लेकिन इसमें लगभग सारे ही प्रश्न हैं जो आए हुए हैं। तो सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो कोशिश करिए, इसको एज ए टेस्ट लीजिए और देखिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। देखिए, एक बात मैं बता दूं कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो है ना वो है नहीं। दरअसल नॉर्मली होता क्या है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस सेट करते हैं, और उतने टफ क्वेश्चंस क्या है ना कि नॉर्मली एग्जामिनेशंस में नहीं आते। एक दो आ गए तो अलग बात है, अन्यथा प्री पास करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। एक स्मार्ट वर्क है ना, एक स्मार्ट वर्क से आप कहीं भी प्री को पास कर सकते हैं। तो चलिए इस सब बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस को 70 क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कितने आप इसमें सही कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये स्थित है हाजीपुर में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है। ये स्थित है पटना में। तीसरा है, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। देखिए, ये पुराना डेटा है तो इस डेटा को हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि अब इंडिगो आ गई है, गो एयर आ गई है, और सब जो है अपने यहाँ विमान सेवा दे रही है। तो ये अप्रासंगिक है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बस ऐसे ही देख लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जो है बीपीएससी पूछा करती है। चौथा में हम लोग देखते हैं कि बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई तथा भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रहा। तो ये रहा प्रधान जाति के हिंदू के हाथ में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। पांचवा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। तो देखिए, उस समय विभाजन पूर्व जो था ना वो 6 था। जैसे आदित्यपुर था, बोकारो था, पटना था, रांची था, दरभंगा था और मुजफ्फरपुर था। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए, यहाँ पर क्या है ना कि ये क्षेत्र जो है ना वो बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है ना, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उत्तर बिहार, और यहाँ पर ज़्यादा समस्या किसको लेकर रहती है, तो बाढ़ को लेकर रहती है। तो उत्तर बिहार जो है ना वो बाढ़ को लेकर के प्रसिद्ध है। ठीक है ना, प्रसिद्ध तो नहीं, विख्यात बोलेंगे, और ये बार बार आया है। और दक्षिण बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भारी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2 पर स्थित नहीं है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार जो है ना ऑप्शन देखते ही हमें मालूम पड़ जाता है। देखिए, NH2 कहीं पे पटना में आसपास कहीं नज़र आता है क्या, नहीं नज़र आता है। और क्वेश्चन ये है स्थिर नहीं होगा, स्थित होगा, स्थित नहीं है पूछ रहा है, तो पटना इसका उत्तर हो जाएगा। कई बार है ना प्रश्न कितने भी हार्ड होते हैं, लेकिन ऑप्शन से आप सही टिक लगा सकते हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक थे, तो ये थे बाबू महेश्वर प्रसाद। अब देखिए, कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे, तो ये जगदीशपुर के राजा थे। आगे हम लोग देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो ये मुरली भड़ावा के निवासी थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, तो ये थे पुरुलिया के। चलिए आगे हम लोग इसी तरह और भी क्वेश्चंस को हम लोग देखते रहेंगे। टोटल 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है। उस सब को हम लोग को अच्छे से देख के और उसको समझ लेना है, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। बारह नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था। देखिए, कई और राज्य सरकारों ने किया था उस समय में 50%, जैसे बिहार तो किया ही था, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश भी कर चुका था ये।
किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352। ठीक है, इसके जरिए आपातकाल हो सकता है। सशस्त्र विद्रोह हो या बाहरी आक्रमण हो तो इन सब में जो है आपातकाल लगाया जा सकता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो होता है ना, वो होता है राज्यपाल। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में जो है ना वह 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। खनिज मिनरल क्या है? अब पूछता है खनिज मिनरल क्या है। देखिए, इसमें जो अकार्बनिक ठोस होगा ना उसको खनिज मिनरल बोलेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि द्रव भी हो सकता है, अकार्बनिक ठोस भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, तो इसका उत्तर जो है ना उपरोक्त में से सभी भी हो सकता है, यानी कि इसका उत्तर बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है, कि आप इसको कौन सा जो है उत्तर सही लगाते हैं, या फिर की ढूंढिए या किसी और से पूछिए। मेरे अनुसार से बी भी होगा और डी भी होगा। बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस 10 रहेंगे जिसके उत्तर एक से अधिक होंगे या कन्फ्यूजन वाले होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं जब भी बात करता हूँ कि भाई 140 130 की ही बात करूँगा मैं, इतने ही मार्क्स नॉर्मली आ सकते हैं। 127 तक मार्क्स आए हुए हैं लोगों के, इससे ज़्यादा तो मुश्किल ही आने। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो यह है शिक्षा का अधिकार। 18 नंबर क्वेश्चन पे है, भारतीय संविधान के संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी, तो ये सिफारिश थी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की, लेकिन ये सिफारिश खारिज हो गई थी। 20वें नंबर प्रश्न पे है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। 21वें नंबर प्रश्न पे है, खाने का नमक किससे बनता है? तो ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। तो 22वें नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए, जो सही नहीं है वो ये है कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से होती है। ऐसा संभव नहीं, राज्यसभा में तो राज्यसभा के पावर ही धन विधेयक के मामले में शून्य है। जो सही है उसकी बात करें हम लोग, देखिए इसका उत्तर तो बी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो सही चीज़ है वो ये है कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बिल्कुल ये सही है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, बिल्कुल ये सही है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, लेकिन उसकी सिफारिश मानने को जो है ना लोकसभा बाध्य नहीं है। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है, तो ये कहलाती है आइसोग्लोनस, ठीक है ना, आइसोग्लोनस इसको बोलेंगे। आगे देखते हैं कि वह राजनीतिज्ञ कभी दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। तो देखिए ये नारायणन थे, लेकिन इसको नहीं देखेंगे, ये क्वेश्चन इस तरह का नहीं आएगा, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। पच्चीसवें नंबर प्रश्न को देखते हैं कि संवहनी यानी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये जाता है जाइलम टिश्यू से। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ये करता है पर्ण। अब अगला क्वेश्चन है, चीन की सांसद कहलाती है? तो चीन की सांसद कहलाती है राष्ट्रीय असेंबली। मेंडेल का आनुवांशिक का सिद्धांत किस पर आधारित है?
तो मेंडल जो है ना वो लैंगिक जनन पे आधारित है। ओहो, ये गलत कर दिया मैंने, लैंगिक जनन, ठीक है ना। मेंडल का जो है सिद्धांत है वो लैंगिक जनन पे आधारित है। 29 नंबर प्रश्न को देखिए कि लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है। तो देखिए जीन के सम्मिश्रण से यानी ब्लेंडिंग से होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से होता है, और जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, मतलब सभी से होता है। 30वें नंबर प्रश्न को देखते हैं कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं हेलोफाइट। पर्यावरण किससे बनता है। देखिए पर्यावरण किससे बनता है, जीवीय घटकों से भी बनता है, भू आकृतिक घटकों से भी बनता है, अजैव घटकों से भी बनता है। तो उत्तर हो जाएगा इन सभी से। अब 32 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। किस राज्य का वर्तमान नाम, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था। देखिए बिहार में था। इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मुफ्त के नंबर ले लीजिए। प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। 34 देखते हैं। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। तो ये है HIV एड्स के लिए। देखिए इतने कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हार्ड थोड़ा सा सिंपल ये होता है। कोचिंग्स में आप जाते हैं ना तो कोचिंग का अपना एजेंडा होता है। नॉर्मली कोचिंग चाहता है कि उसके पास एडमिशन हो, भाई ज़रूरी है, ये तो बिज़नेस है। तो इसलिए उसके क्वेश्चंस नॉर्मल से आपको थोड़े ज़्यादा ही हार्ड होंगे। उसमें कई बार आपको बेनिफिट हो जाएगा, कई बार आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 35वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 2G स्पेक्ट्रम में जी शब्द का अर्थ है। तो जी शब्द का अर्थ जनरेशन है, सिंपल है एकदम क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है। इस राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह सिंह नहीं है। देखिए पाकिस्तान में सिंह का मामला ही नहीं है, ठीक है। तो उसका उत्तर जो है वो ए हो जाएगा। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं, ठीक है ना। तो बुकर पुरस्कार विजेता जो रही है उसमें देखिए तो अरुंधति राय रही हैं। ये पुराना क्वेश्चन था, अभी नहीं पूछा जाएगा। अगला है टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक है। टिस्को संयंत्र जो है वो टाटा नगर के नज़दीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो वो है कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। चलिए आगे देखते हैं। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो यह है मैकमोहन रेखा। चीन इसको नहीं मानता है और यहीं से सीमा विवाद शुरू होता है। राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ था। देखिए ग्राम पंचायतों की स्थापना। महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि ग्राम पंचायतें जो होंगी ना उससे देश बहुत आगे बढ़ेगा। वैसे जो अंबेडकर थे इनके विचार बिल्कुल अलग थे। वो गांव को जो है ना सांप्रदायिकता और जातिवादी सोच का समझते थे जो अपनी संकीर्णता से घिरा हुआ है। तो देखिए ये तो अपने अपने विचार हैं। जहाँ तक बात है अंबेडकर जी के विचार काफ़ी प्रासंगिक हैं इस मामले में, क्योंकि ग्रामीण साइड में ग्राम पंचायत का कोई ख़ास मतलब रह नहीं गया है। क्योंकि आप देखिए कि एक बाथरूम बनाने के लिए भी मुखिया आपसे पैसे ले रहा है जबकि आप उसको वोट देते हैं। तो ये बड़ा अजीब तरह का है। हम लोग इसके ऊपर में कभी सेपरेट चर्चा करेंगे। अभी हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच में है। तो देखिए नर्मदा और ताप्ती के बीच में है सतपुड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 43 नंबर को देखते हैं कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो वो थी सुचेता कृपलानी। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी तो वो थी सुचेता कृपलानी। कहाँ की मुख्यमंत्री थी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फोर्टी फोर पे हम लोग आ गए हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग। तो उसमें हल्का सा वृद्धि हो गया है 0.1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का या हाफ सेंटीमीटर का। तो 8,850 मीटर जो है नॉर्मली इसकी
हाइट है। 8,848 भी कई जगह पर लिखा हुआ रहेगा तो वो भी सही होगा। तो 44 का उत्तर हो जाएगा बी। 45 पे आते हैं। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। देखिए बिहार जो है ना वो नमक का उत्पादक नहीं है, ठीक है। जैसे सांभर झील से राजस्थान में जो है वो नमक निकलता है झील से, गुजरात में समुद्र से और तमिलनाडु में समुद्र से नमक का उत्पादन होता है, लेकिन बिहार में नहीं होता है। तो उत्तर हो जाएगा बी यानी बिहार। 46 देखते हैं। निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान को पानी पिला दिए थे तो उसको बोलते हैं विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को बोलते हैं विजय घाट। 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। तो यह जन्म दिवस था राधा कृष्णन का। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है तो चीन के साथ है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन, अभी अभी देखा है हमने। भारत में पहली बोलती फिल्म थी तो ये थी आलमारा। चलिए आगे सारे प्रश्नों को देखते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। ये उपन्यास था आनंद मठ। आनंद मठ से राष्ट्रीय गीत लिया गया है। वंदे मातरम है ये। वंदे मातरम सुजलम सफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामला मातरम, बहुत प्यारा है अपना राष्ट्रगीत। तो ये लिया गया है आनंद मठ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? जो नहीं थे उनका बताना है। तो देखिए वी.ए. स्मिथ नहीं थे, ठीक है ना। आर.डी. बैनर्जी यानी राखाल दास बैनर्जी, के.एन. दीक्षित और एम.एस. वत्स जो है वो संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। इंडिका का लेखक कौन है? तो यह है मेगास्थनीज। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो देखिए उस समय वेनसांग आए थे, है ना। वेनसांग, देखिए हर्ष है ना, हर्ष का मतलब जॉय हो गया। और जब आदमी खुश होता है तो क्या करता है? सॉन्ग करता है, सिंग करता है। तो वेनसांग में सॉन्ग लगा हुआ है। तो हर्षवर्धन जैसे ही खुश हुआ वो सॉन्ग करते हुए मॉन्क आ रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने इसको रट रखा है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ठीक है ना। ऐसे आप क्वेश्चन भी आए हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो एक मस्जिद है ना। मैंने कट गया है थोड़ा सा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का एक मस्जिद है। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुजुके बाबरी जो है वो लिखा गया है तुर्किश में, टर्किश में लिखा गया है, तुर्की भाषा में लिखा गया है तुजुके बाबरी, ठीक है ना। तुर्की यहाँ से देख लीजिए, तुजुके बाबरी तुर्की हो गया, यहीं से याद रह जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये थे हकीम खान। और अकबर के सेनापति कौन थे? राजा मान सिंह, ठीक है। देखिए एक मुस्लिम मुग़ल के सेनापति थे, एक हिंदू राजपूत, और एक राजपूत के सेनापति थे एक मुस्लिम, है ना। हकीम खान जो थे ना वो एक बिहार से उनका एक संबंध था, ठीक है ना। क्या संबंध था? तो हमारे जो थे अजीमो शाह शहंशाह, जो पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह हुए, जिनका जो सासाराम में अभी सो रहे हैं, क्या नाम था उनका? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के वंश के थे ये हकीम खान। ये लड़ते हुए मारे गए थे, हल्दी घाटी युद्ध में इनकी लड़ते हुए डेथ हुई थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी रायगढ़। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी रायगढ़। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल थे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग थे ये। सिक्सटी 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के राजाओं, महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की थी। बिल्कुल ये सही है, ठीक है ना। बाकी जो चीज़ें हैं वो गलत है, तो उसको नहीं देखेंगे। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी करम शाह ने, ठीक है। पागल पंथ, करम शाह, एकदम इसको घोट लीजिए। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने की थी। पागल पंथ, करम शाह। फराजी कौन थे? चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? तो ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिमी घाट में। रामोसी विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट में। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला सवाल है, इसको ऊपर ले लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, तो देखिए सीधा मैं बता देता हूँ, इसका उत्तर हो जाएगा 1885। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ए, कि 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा संरक्षण दिया गया था, ठीक है ना। बहुत मिसप्रिंट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जो बोलूँ उसको देख लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो देखिए 1835 में भी पारित किया गया था, 1867 में, 1878 में और 1908 में। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, नहीं मालूम था लेकिन पूछा है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अड़सठ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो ये की थी बलवंत राय मेहता ने। ये पंचायती राज की सिफारिश मान लीजिए इसको, कि पंचायती राज के लिए किसने सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता ने की थी। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो यरलुंग जंगबो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र, ठीक। आगे बढ़ें। सत्तर नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो देखिए किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो ये है बिहार में। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत मेहनत से ये चीज़ें बनती है, तो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिए, अच्छा ना लगे तो इसको डिसलाइक करिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपको लगे कि कोई व्यक्ति है जो अपना कोचिंग का खर्चा नहीं उठा सकता है, ऐसे व्यक्ति को ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। और बस मस्त रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।